हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज के उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 3 जो कि घटना चक्र द्वारा जो प्रकाशित किया गया है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। इसमें उन टॉपिकों को आपको रिवाइज करवाया जा रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनसे तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में जो परिवहन है उससे संबंधित, परिवहन के बाद अगर बात करें तो और भी टॉपिक हैं जैसे कृषि हो गया, कृषि में प्रमुख जो फसलें हो गई जो उत्तर प्रदेश में उत्पादित होती हैं। उसके बाद 1857 की जो क्रांति है उसका जो विद्रोह, आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो यहाँ पे अधिवेशन हुए उत्तर प्रदेश में प्रमुख, उसके बारे में, उत्तर प्रदेश का नामकरण कब क्या और कैसे हुआ, जो प्रमुख पर्यटन है, यूनेस्को के जो विरासत सूची है, द हेरिटेज आर्क, ये सभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। जनजातियों में अगर बात किया जाए तो कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं। इसमें है थारू, राजी, जैनसारी, खरवार और गोंड। इसके बाद आइए देखते हैं एक एक जनजातियों को, उसके प्रमुख बिंदु को जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। थारू जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। यह तराई क्षेत्र मुख्यतः जो गोरखपुर का क्षेत्र है यहाँ पर होता है। अगर एक बात की जाए कि थारू जनजाति इस प्रमुख वंश क्या है तो ये किरात वंश से संबंधित हैं। शारीरिक संरचना इनका कद छोटा, रंग पीला और मुख आकृति जो है इनका चेहरा चौड़ा होता है। भोजन में इन्हें चावल पसंद होता है। इनका भवन जो निर्माण होता है लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों से होता है। इनके यहाँ की जो प्रथा है, परिवार की प्रथा, वो संयुक्त परिवार है। यह एकमात्र जनजाति है जो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप लोग इसे ध्यान में रखिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी जनजाति दीपावली के शौक के रूप में मनाती है तो ये है थारू जनजाति। इनका जो विवाह होता है इसे बदला विवाह प्रचलन है इनके यहाँ। बदला विवाह में जैसे ये लोग जो तंबू बना के अपने रहते हैं उसमें एक हुए तंबू के लोग दूसरे तंबू में उस आपस में लड़कियों की अदला बदली करके शादी कर लेते हैं। इनका जो प्रमुख त्यौहार है उसे बजहर कहते हैं। एक परियोजना चली थी थारू जनजाति के विकास के लिए जिसे थारू विकास परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह परियोजना 2 अक्टूबर 1980 की थी। अगर हम बात करें जैनसारी जनजाति की, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे ये पाई जाती हैं। इसके यहाँ जो जैनसारी जनजाति हैं इनके यहाँ जो प्रमुख उत्सव मनाया जाता है ये है बिक्सू, पाचोई और दियाई। इनके यहाँ जो प्रमुख नृत्य होता है उसमें जैसे जंगबाजी और घोड़ों और झेला, ये 3 जो है प्रमुख नृत्य होते हैं। और अगली जनजाति जो है माहीगीर जनजाति। माहीगीर जनजाति का जो प्रमुख क्षेत्र है यह है बिजनौर जिला। बिजनौर जिला में माहीगीर जनजाति पाई जाती है। ये माहीगीर जनजाति जो है इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह इस्लाम धर्म से संबंधित है। माहीगीर जनजाति इस्लाम धर्म से संबंधित है और बिजनौर जिले में पाई जाती है। इनके जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख व्यवसाय होता है वो होता है मछली पालन या फिर मछली पकड़ना। ये मछली पकड़कर उसको बेचते हैं। आगे बात करें अगर खरवार जनजाति की, खरवार जनजाति का जो मुख्य निवास है वो है सोनभद्र जिला। अगर इनके यहाँ का एक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कर्मा नृत्य किस जनजाति का है। कर्मा नृत्य है खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इसके बाद अगर बात करें इनका जो मूल निवास है ये है पलामू झारखंड। यहाँ से यही सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद है बुक्सा जनजाति जिसे भोक्सा जनजाति भी कहते हैं। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है यह है बिजनौर जिला। बिजनौर जिला में बुक्सा जनजाति निवास करती है। इनका जो संबंध बताया जाता है ये पटवार राजपूत घराने से संबंधित बताया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बुक्सा या बोक्सा जनजाति है ये पटवार राजपूत घराने से संबंधित है। इनके जो प्रमुख आराध्य हैं ये हैं चामुंडा देवी। इनके जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार होता है ये होता है कृषि, यानी ये कृषि के द्वारा अपना जीवन निर्वहन करते हैं। आइए देखते हैं सोनभद्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में। सोनभद्र जिला जनजातियों के रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं जैसे पहरिया जनजाति, बैगा, पांखा, पानिका, अगरिया, पटारी, भुइयाँ, चेरो इत्यादि जनजातियाँ जो है सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं।
आइए देखते हैं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखना। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में एक भी जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, यानी उत्तर प्रदेश के 2 जिले जालौन और अयोध्या ऐसे हैं जहाँ पे जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, इसका जो क्रम होता है वो है गौड़ जनजाति, इसके बाद है खरवार और थारू। यानी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है वो है गौड़, उसके बाद खरवार, उसके बाद थारू। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखना, ये परीक्षा में पूछ सकता है। इसके बाद अगर बात करें कि थारू जनजाति के लोगों के जो शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की गई, वो कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी लखीमपुर खीरी में। यानी थारू जनजाति के शिक्षा में विकास के लिए महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, वो महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में स्थापित किया गया था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश के जो राज्य के अनुसूचित जाति के विकास निगम द्वारा 2001-2002 में लागू की गई योजना थी, उसे कहा जाता है सैनिटरी मार्ट योजना। सैनिटरी मार्ट योजना का उद्देश्य था जो सिर पर मैला ढोने वाले थे, यानी जो जनजाति के लोग सिर पर मैला ढोने का कार्य करते थे, उस पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद लोग बेरोजगार हो गए थे, तो उन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सैनिटरी मार्ट योजना प्रारंभ की गई थी। ये कब प्रारंभ की गई थी? 2001 से 2002 के बीच। उत्तर प्रदेश परिवहन से संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे दूरदर्शन केंद्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो ये 3 दूरदर्शन केंद्र हैं। आकाशवाणी केंद्र की बात की जाए तो 13 हैं। सर्वप्रथम हवाई डाक की जो सेवा प्रारंभ की गई थी वायुयान द्वारा, ये थी इलाहाबाद से नैनी के बीच, और कब की गई थी? ये 1911 में। उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजमार्ग प्राधिकरण है, इसकी स्थापना की गई थी 2004 में। कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है, यानी NH में जो है प्रथम स्थान है MH का, यानी महाराष्ट्र का, और जो सेकंड स्थान है वो है UP का। तो यहाँ से ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट। यहाँ पे एक फैक्ट और है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1972 में। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड निगम की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। आइए एक नज़र में देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे के बारे में। यमुना एक्सप्रेसवे, जिसका जो पूर्व नाम था वो था ताज एक्सप्रेसवे, ये जो है ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक 165.53 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद अगर बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की, इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। इसे जो है मेरठ से प्रयागराज के बीच में जोड़ा गया है। यानी जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग मेरठ है, उसको उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग प्रयागराज है, इसको जोड़ने के लिए ये गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया था। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। इसके बाद बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, इसकी लंबाई है 341 किलोमीटर। ये गाजीपुर से लखनऊ के बीच, गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जो रेल का डिवीज़न है, यानी जो प्रभाग है, वो उसकी संख्या 9 है। ये प्रश्न पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेल प्रभाग हैं या फिर डिवीज़न हैं? तो ये हैं 9। पूर्वी जो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है वो है गोरखपुर। राष्ट्र की पहली जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे गतिमान एक्सप्रेस कहा जाता है, वो भी इसी यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगर बात करें प्रदेश में जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी, वो 1859 में इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, यहाँ से कानपुर के बीच चली थी। अड्डे ये कौन कौन से हैं? पहला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमौसी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, ये स्थित है लखनऊ में। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे बाबतपुर हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, ये है वाराणसी में। तीसरा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कुशीनगर में है। और चौथा है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो कि निर्माणाधीन है। ये जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। इसके बाद है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि निर्माणाधीन है। ये फैजाबाद हवाई अड्डे के उन्नयन करके ये बनाया जा रहा है। ये है अयोध्या में। अगर प्रमुख हवाई अड्डों की बात की जाए तो ये है बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली प्रयागराज में है। चकेरी कानपुर में है। खेरिया आगरा में है। सरसावा जो है सहारनपुर में है। हिंडन गाजियाबाद में।
बाकी सभी हवाई अड्डे इनके नाम से हैं, इनमें जो है उन स्थान का भी नाम है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर प्रदेश को कृषि जलवायु प्रदेश के अनुसार 9 भागों में बांटा गया है, यानी जलवायु के अनुसार उत्तर प्रदेश को 9 भागों में बांटा गया है। और बात की जाए चकबंदी योजना की, तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 में आई थी। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 की है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009, किसान रथ योजना 2010-11, ऊर्जा शहर योजना 2008। ये प्रमुख योजनाएं हैं कृषि से संबंधित, आप लोग इसे ध्यान में रखना। इसके बाद बात करें किसान बही योजना, ये 1992 की है, जिसके तहत जो है बही खाता प्रोवाइड किया जा रहा था खेत धारकों को। इसके बाद है सबसे पुरानी नहर, यह है पूर्वी यमुना नहर 1830। सबसे बड़ी नहर कौन सी है, यह है शारदा नहर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे पुरानी नहर पूछ ले तो पूर्वी यमुना नहर 1830 में इसका निर्माण हुआ था। सबसे बड़ी नहर पूछे तो यह है शारदा नहर। इसके बाद राज्य दुग्ध परिषद, ये 1976 में स्थापित किया गया था। गोकुल पुरस्कार योजना, ये दूध से संबंधित है, पशुपालकों के ऊपर दिया जाता है, यानी पशुपालकों को दिया जाता है जो दूध का उत्पादन करते हैं। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता की बात की जाए तो 371 ग्राम प्रतिदिन, ये 2018-19 का डाटा है। आइए कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात। कृषि निर्यात में अगर प्रमुख निर्यात किए जाने वाले देखें तो सहारनपुर से आम का निर्यात किया जाता है, लखनऊ में से आम का ही निर्यात किया जाता है, आगरा का आलू, यानी आगरा से आलू का निर्यात किया जाता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो कृषि है तो सिंचित भूमि है, उसका कितना प्रतिशत किस किस संसाधनों से सिंचित किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो सिंचित किया जाता है ये नलकूपों द्वारा किया जाता है। 74.9% जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है कृषि की, वो नलकूपों द्वारा यानी समरसेबुल द्वारा होती है। नहरों से 15.2% सिंचाई होती है, कुआं से 8.7%, बाकी तालाब झील आदि से 0.5%, अन्य स्रोतों से 0.7% भूमि पर सिंचाई होती है। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ हम देखेंगे प्रमुख फसलें और उनका उत्पादन कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है। जैसे मक्का है, तो मक्के का जो सर्वाधिक उत्पादकता होती है वो हरदोई में होती है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला जो है ये बहराइच है। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। मक्के की उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक हरदोई में होती है, और सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन वो बहराइच में होता है। सबसे ज़्यादा बोया जाता है कहाँ, कितने क्षेत्र में, वो होता है कन्नौज। कन्नौज में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर बोया जाता है। सर्वाधिक उत्पादक बहराइच में होता है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता ये हरदोई की होती है। इसके बाद बात करें अरहर की, अरहर के दाल की, तो ये सर्वाधिक उत्पादन होता है फतेहपुर में। सर्वाधिक जो क्षेत्र जहाँ पे बोया जाता है वो बांदा होता है। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता होती है वो इटावा होता है। यानी अरहर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये होता है फतेहपुर में। सबसे ज़्यादा बोया कहाँ जाता है, बोया जाता है बांदा में। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये इटावा में होती है। इसके बाद बात करें अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी की फसलों की। रबी की फसल अर्थात जो फसल गेहूं के साथ बोई जाती है, यानी गेहूं के सीजन में बोई जाती है। इसमें आ जाता है प्रमुख गेहूं, जौ, तंबाकू, सरसों, आलू, लाही, मटर और चना। ये प्रमुख फसलें हैं जो रबी की फसल है उत्तर प्रदेश में बोई जाती है। अगर वहीं पे बात करें खरीफ की फसलों की जो उत्तर प्रदेश में बोई जाती हैं, इसमें है चावल, कपास, गन्ना, ज्वार और बाजरा। इसके बाद है जायद की फसल। जायद की फसल गेहूं की कटाई के बाद और धान की रोपाई से पहले जो बोई जाती है, ये इसमें प्रमुख हैं जैसे तरबूजा, खरबूजा, बात करें काशी फल, ककड़ी, प्याज, तम्बाकू, ये सब जो होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां बोई जाती हैं। तो ये सभी जो है खरीफ की फसल कही जाती हैं, जो कि गेहूं की कटाई के बाद बोई जाती हैं और धान की रोपाई से पहले ये समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है उत्तर प्रदेश में गेहूं, यानी गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये होता है हरदोई ज़िले में। सर्वाधिक क्षेत्र पर कहाँ बोया जाता है, ये हरदोई में ही बोया जाता है। यानी गेहूं सबसे ज़्यादा बोया जाता है हरदोई में और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी हरदोई ज़िले में होता है।
लेकिन अगर उत्पादकता की बात की जाए, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता होती है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है बागपत जिले में। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चावल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये शाहजहांपुर में होता है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जहाँ पे बोया जाता है ये आजमगढ़ है। और सर्वाधिक उत्पादकता प्रति हेक्टेयर जो होती है वो महोबा में होती है। तो सर्वाधिक उत्पादन चावल का शाहजहांपुर में होता है, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक महोबा में, और सर्वाधिक क्षेत्र जहाँ पे चावल की बुआई होती है वो आजमगढ़ है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अमरूद फसल की प्रमुख किस्में। इसमें है लखनऊ 49 जिसे सरदार किस्म कहा जाता है, इलाहाबादी जिसे सफ़ेदा किस्म कहा जाता है, इसके अलावा है ललित और सुरखा। ये अमरूद की प्रमुख किस्में हैं। अगर बात करें केले के कुछ किस्म की तो इसमें आ जाता है मालभोग, दूध सागर, अधेश्वर, अल्फान, चंपा और चीनी। आइए कुछ और तथ्य देखते हैं। जैसे आम से संबंधित, ये इम्पोर्टेंट है। तो आम से संबंधित जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्य हैं इसमें है आम के उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले। तो प्रमुख 5 जिलों में लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर, ये 5 जिले हैं जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर आम के प्रमुख फसलों की बात की जाए, प्रमुख किस्मों की बात की जाए तो इसमें आ जाता है स्टेम आम जो सहारनपुर और मेरठ में होता है, लंगड़ा आम मेरठ में होता है, दशहरी आम मलिहाबाद और लखनऊ में होता है। तो ये आम से संबंधित हो गए। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये महोबा में है। उत्तर प्रदेश प्रमुख आंवला उत्पादन जिला कौन सा है? ये प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ से होते हुए रायबरेली तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंवला का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लीची उत्पादक जिले हैं इसमें आ जाते हैं सहारनपुर और मेरठ। सहारनपुर और मेरठ किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन प्रयागराज, कौशाम्बी में होता है। आलू निर्यातक जोन ये आगरा है। और प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो कि गाजीपुर में है। और प्रदेश में जो पुष्प का इत्र बनाया जाता है ये कन्नौज जिले में बनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका विद्रोह के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि यूपी से रिलेट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के थे मंगल पांडे। मंगल पांडे से जुड़े प्रमुख तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थे बलिया उत्तर प्रदेश के। इनको जो है विद्रोह जो इन्होंने किया था वो बैरकपुर छावनी थी कलकत्ता में, वहाँ 34वीं देसी सैनिक छावनी में यानी 34वीं बटालियन के ये सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को वहाँ पे विद्रोह हुआ था। जो विद्रोह की तारीख तय की गई थी वो थी 31 मार्च 1857, लेकिन 2 दिन पहले 29 मार्च 1857 को ही विद्रोह का बुगुल फूंक दिया गया था। इनको जो फांसी हुई थी मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में लेफ्टिनेंट हेनरी बाग के ऊपर गोली चलाने के संबंध में हुई थी। जो गवर्नर जनरल थे इस समय वो थे लॉर्ड कैनिंग। और इन्होंने जो विरोध किया था एनफील्ड राइफल थी जिसमें गाय की चर्बी से बना कारतूस लगाकर मुख से खोलना पड़ता था, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। आइए विद्रोह से संबंधित कुछ और तथ्य देख लेते हैं। जैसे मेरठ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है 10 मई 1857 विद्रोह यहाँ से प्रारंभ हो गया था और 11 मई 1857 बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोही जो है दिल्ली पर अधिकार के लिए थे। इसके बाद 1857 की क्रांति के स्थान और उनके नेतृत्वकर्ता बरेली से थे खान बहादुर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला शाह, इलाहाबाद से लियाकत अली। और लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। इसके साथ साथ अगर बात करें तात्या टोपे जिनका नाम था आत्माराम पांडुरंग या फिर रामचंद्र पांडुरंग ये तात्या टोपे का मूल नाम था। इनकी जो रणनीति थी जिसके तहत युद्ध करते थे वो थी छापामार रणनीति। इसका एक अन्य नाम भी है जिसे गनीमी कांवा रणनीति भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। ये तथ्य जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाला अंग्रेज कौन था? ये था जनरल ह्यू रोज। दूसरा है जून 1858 में इलाहाबाद पर पुनः अधिकार कर लिया गया था, किसके द्वारा? कैप्टन नील द्वारा। तीसरा है
संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश है, यहाँ 1857 के विद्रोह में स्थानीय जनता ने भाग लेना आरंभ किया था। तो कब से आरंभ किया था? तो अगस्त 1857 से। अगस्त 1857 से उत्तर प्रदेश की जनता ने इस क्रांति में भाग लेना शुरू किया था। इसके बाद है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के दौरान जो है कंपनी के हाथों से सत्ता ब्रिटिश क्राउन द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। तो यह किया गया था 1 नवंबर 1858। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बात करें जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा 1857 में मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल विद्यालय के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसका नाम जो है वो हो गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इनके द्वारा मुस्लिमों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन का संचालन किया गया था। तो ये कौन थे? सर सैयद अहमद खान। आइए और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा में आते हैं उसको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए प्रमुख अधिवेशन। प्रमुख अधिवेशनों में सबसे पहले आता है बनारस अधिवेशन जो हुआ था 1905 में। इसका अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा है कानपुर में हुआ था 1925 में, यानी 1905 20 साल बाद 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजनी नायडू ने। इसके बाद आ जाता है 1946, यानी इसके 21 साल बाद मेरठ में 1946 में अध्यक्षता किए थे आचार्य JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उस अधिवेशन और उनके प्रमुख अध्यक्ष लखनऊ में 3 अधिवेशन हुआ था। 1899 में रामचंद्र दत्त जो है इसका अध्यक्षता किए थे। 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्षता किए थे। 1936 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करें इलाहाबाद जो वर्तमान प्रयागराज है, यहाँ पर 1888 में जॉर्ज यूल ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1892 में WC बनर्जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सन 1910 में जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किए थे सर विलियम वेडवर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 का आगे देखते हैं यो कि हुआ था लखनऊ में। इसकी विशेषता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अधिवेशन एक साथ संपन्न हुआ था। इसका जो समझौता हुआ था उसे कहा जाता है कांग्रेस लीग समझौता, और इसकी अध्यक्षता किए थे अंबिकाचरण मजूमदार। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे अंबिकाचरण मजूमदार। इसमें मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के अधिवेशन थे ये एक साथ आए थे। ये जो समझौता हुआ था इसे कांग्रेस और लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर 4 फरवरी 1922 को प्रसिद्ध घटना घटित हुई थी। वो घटना थी भीड़ द्वारा पुलिस स्टेशन पर आग लगा दिया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मी जो है जलकर मर गए थे। इसके बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ये है स्वराज पार्टी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। कौन कौन किए थे? ये चित्तरंजन दास जिन्हें CR दास कहा जाता है और मोतीलाल नेहरू, 2 लोगों में मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थे। इसके अध्यक्ष थे CR दास और जो महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध आंदोलन था जिसे एका आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में 1920-22 के दौरान हुआ था। इसका नेतृत्व किए थे मदारी पासी। और ये उद्देश्य क्या था इनके नेतृत्व का, या फिर इस आंदोलन का उद्देश्य था किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना और जमींदारों के शोषण का विरोध करना। तो ये था एक आंदोलन जो कि लखनऊ से संबंधित था। इसके बाद था एक करबंदी आंदोलन। करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में। इनके सहयोगी थे जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे चंद्रशेखर आज़ाद 1924 में। इसमें जो सम्मिलित जो सदस्य थे ये आजकल परीक्षा में पूछा जाता है। अब ये नहीं पूछा जाता कि इसकी स्थापना कौन किए थे, बल्कि ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना में या फिर इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। तो ये थे सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 लोग प्रमुख सदस्य थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये कानपुर में हुई थी।
इसके बाद आइए देखते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड काफ़ी फेमस हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, आइए देखते हैं। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने ट्रेन पर डकैती की थी और सरकारी खजाने को लूट लिया था। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चला था। इस मुकदमे को चंद्रभान गुप्त, ये वही चंद्रभान गुप्त हैं जो 1960 से लेकर 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये इम्पोर्टेंट है। चंद्रभान गुप्त जो क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा लड़े थे काकोरी कांड में, वो 1960 से लेकर 1963 तक जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। काकोरी कांड में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों में जो सज़ा हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा हुई थी गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खान को फांसी हुई थी फैजाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी गोंडा में, रोशन सिंह को फांसी हुई थी नैनी इलाहाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल अलग हैं, राम प्रसाद खत्री अलग हैं। राम प्रसाद खत्री को दीर्घकालीन कारावास हुआ था और एक थे मंथम नाथ गुप्त, इनको जो है दीर्घकालीन कारावास हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को। शहादत स्थल है अल्फ्रेड पार्क, जिसे वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। पुलिस कर्मियों से मुकाबला करते समय इन्होंने खुद को गोली मार ली थी और कहा था आज़ाद आज़ाद है और आज़ाद ही रहेगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे HSRA कहा जाता है, इसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक जो सोशलिस्ट है, इसमें सोशलिस्ट शब्द जो जोड़ा गया है ये भगत सिंह की सलाह पर जोड़ा गया था। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। इसके बाद अगर बात करें संयुक्त प्रांत समाजवादी दल का नेतृत्व करता, ये थे संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी और तारापत। इसके बाद एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है अखिल भारतीय किसान सम्मेलन। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे प्रोफेसर NG रंगा, जो कि महासचिव थे, और इंदुलाल याज्ञिक। इसके अलावा थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्ष थे। तो ये अखिल भारतीय किसान सम्मेलन ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। एक बार देख लेते हैं फटाफट परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए थे। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में रुकावट डालने का कौन प्रयत्न किया था? तो ये थे गवर्नर ऑकलैंड काल्विन। इसके बाद बात करें 1921 में आगरा में हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटिश के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा के बहिष्कार करने के लिए कौन आगे आए थे? तो ये थे मौलाना हसरत मोहानी। इनकी अध्यक्षता में प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया गया था। इसके बाद बात करें खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। कब पास किया गया था? ये है जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। इसके बाद है लखनऊ के निकट जो काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती की थी और सरकारी खजाने को लूट लिया था। ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। इसके बाद जानते हैं जो उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ है, पहले विभिन्न नाम थे। सबसे पहले बात करें 1836 में। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। उस समय इसका मुख्यालय था आगरा। 1858 में इसका मुख्यालय बना इलाहाबाद। आगरा के स्थान पर इसे इलाहाबाद को मुख्यालय बनाया गया। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और आगरा अवध क्षेत्र के नाम से जाना गया। इसके बाद 1902 आता है। 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। इसके बाद 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। इसका मुख्यालय पुनः जो है लखनऊ बनाया गया। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में इसकी स्थापना होती है। इसलिए 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख तत्वों की बात करें, जैसे प्रमुख तथ्य जो अन्य है, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 से प्रारंभ हुआ था।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाएंगे। गणतंत्र राज्य 26 जनवरी 1950 को बना। संविधान लागू होने के पश्चात राजधानी लखनऊ 2 नवंबर 1925 को बनी थी इलाहाबाद के स्थान पर। इसका जो पुनर्गठन है ये 9 नवंबर सन 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हुआ था। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का पर्यटन। पर्यटन में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में होती है। मैत्रेय परियोजना पर्यटन से संबंधित है जो बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। मैत्रेय परियोजना बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। इसके बाद पर्यटन संबंधित जो पेंटेड गेस्ट है यानी जो पेइंग गेस्ट है ये योजना है 1994 की। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान ये चिन्हट लखनऊ में है। नई पर्यटन नीति जो वर्तमान में चल रही है उत्तर प्रदेश में ये 2018 की है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 1998 में। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। आइए देखते हैं यूनेस्को में शामिल उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्व धरोहर। यानी सबसे पहले आता है ताजमहल। ताजमहल के साथ साथ आगरा का किला, इन दोनों को जो है 1983 में यूनेस्को की सूची में डाला गया था। इसके बाद रामलीला मैदान जिसे 2008 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डाला गया था। फतेहपुर सीकरी को 1986 में। और बात करें कुंभ मेला, ये अमूर्त धरोहर के रूप में 2017 में यूनेस्को की विरासत सूची में डाला गया था। इसमें जो अमूर्त धरोहर है ये हैं कुंभ मेला और रामलीला। ये दो चीज़ जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में है। और मूर्त में आ जाते हैं आपका फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और आगरा का किला। ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक तत्व, इसके साथ साथ अन्य जो प्रमुख तथ्य कल हम पढ़ेंगे अगर उस पर चर्चा कर लें। उत्तर प्रदेश के साहित्य एवं साहित्यकार जो कि हिंदी के साथ साथ सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद पत्रकारिता से संबंधित जो प्रमुख पत्रिकाएं चली थी उसको हम देखेंगे। और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख स्थल हैं उससे संबंधित जानकारी हम देखेंगे। और जो दर्शनीय स्थल हैं इसको हम देखेंगे। तो ये सभी फैक्ट हम कल पढ़ने वाले हैं। प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान हैं, नक्षत्रशालाएँ हैं, ये सभी हैं। और बात करें शिक्षा से संबंधित भी जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं कल हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। 2 लेक्चर और लेंगे, इसके बाद जो है यूपी का स्पेशल जो है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है।